परिवार कल्याण विभाग के द्वारा संचालित संचारी रोग नियंत्रण अभियान के इस विशेष कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त तथा औद्योगिक विकास आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, अपर मुख्य सचिव बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा श्री दीपक कुमार जी, प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा जी, शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, प्रदेश के अलग अलग जनपदों से जुड़े हुए हमारे सभी माननीय प्रभारी मंत्री, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, उपस्थित सभी प्रदेश के हमारे शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, नए सत्र के लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं और वर्ष भर में आपका पूरा कार्यक्रम उत्साह और उमंग के साथ आगे बढ़ सके, इसके लिए इन दोनों कार्यक्रमों को एक साथ करते हुए मुझे इसका शुभारंभ करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। इस अवसर पर मैं इन दोनों कार्यक्रमों के प्रति अपनी शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश देश की आत्मा निवास करती है। उत्तर प्रदेश में प्राचीन काल से ही शिक्षा का और स्वास्थ्य का एक केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश रहा है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में आप देखेंगे तो काशी प्राचीन काल से ही इसके लिए जग विख्यात रही है। प्रयागराज ने एक लंबे समय तक शिक्षा के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। भारत के वैदिक ज्ञान को लिपिबद्ध करने की जो भूमि रही है, यही बगल में सीतापुर का नैमिषारण्य है। प्राचीन काल से ही भारत के ज्ञान और विज्ञान की, अध्यात्म की धरती होने के नाते उत्तर प्रदेश का इसमें एकाधिकार भी था। लेकिन समय के अनुरूप अपने आप को तैयार न करने के कारण एक समय ऐसे भी आ गया था जब उत्तर प्रदेश की पहचान अपने ज्ञान, अपने विज्ञान, अपनी समृद्धि और अपने संसाधनों से नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर की अराजकता, गुंडागिर्दी, दंगे और अव्यवस्था और अराजकता उत्तर प्रदेश की पहचान बन गई थी। बीमारी उत्तर प्रदेश की पहचान बन गई थी। अव्यवस्था, भ्रष्टाचार ये उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुकी थी। लेकिन पिछले 6 वर्षों के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार ने जो कदम उठाए, आज उसके परिणाम हर एक क्षेत्र में देखने को मिल रहे हैं। स्कूल चलो अभियान, इस अभियान का शुभारंभ हम लोगों ने 1 जुलाई 2017 में प्रारंभ किया था। उस वर्ष जुलाई में इसलिए सत्र ये कार्यक्रम प्रारंभ किया क्योंकि सरकार ही 19 मार्च को बनी थी और मार्च के बाद फिर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते बढ़ाते जुलाई 17 में हम लोगों ने स्कूल चलो अभियान के कार्यक्रम को कुकरेल में प्रारंभ किया था। एक सफल कार्यक्रम रहा।
आप याद करिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में आने के साथ ही स्कूल में जो ड्रॉप आउट रेट था, खासतौर पर 5वीं और 8वीं क्लास पास होने के बाद बच्चे स्कूल छोड़ देते थे, खासतौर पर बालिकाओं की संख्या इसमें ज्यादा थी। इसी के लिए उस समय एक स्लोगन दिया था, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का। इसमें भी आप देख रहे होंगे दोनों विभाग साथ काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग भी और शिक्षा विभाग भी। एक साथ ये कार्यक्रम एक साथ चले थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में किन्हीं कारणों से उन्हें लागू करने में देर हुई। जुलाई 2017 में हम लोगों ने स्कूल चलो अभियान आगे प्रारंभ किया था और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों ने एक प्रयास प्रारंभ किया कि कोई भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित न रह जाए। इसके लिए जो हमारे शिक्षकगण हैं उनकी मदद लेकर के, चुने गए जनप्रतिनिधियों की मदद लेकर के, स्वास्थ्य शिक्षा विभाग से जुड़े हुए अन्य कार्मिकों की मदद लेकर के बृहद पैमाने पे कार्यक्रम चला। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो संख्या जुलाई 17 में हमारे सामने केवल 1,34,00,000 की थी, आज वो बढ़कर के 1,92,00,000 के आसपास से 1,92,00,000, यानी ये संख्या जो बढ़ी है, ये बढ़ी हुई संख्या इस बात को प्रदर्शित करती है कि प्रदेश के अंदर ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़ा। आज हमारे सामने जब हमारे विधायकगण आते हैं, जनप्रतिनिधिगण आते हैं, तो वह अपने विधानसभा क्षेत्र में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से हुए परिवर्तन के बारे में चर्चा जरूर करते हैं। ड्रॉप आउट रेट का कारण क्या था? विद्यालय के भवन जर्जर थे, फर्श अच्छा नहीं था, विद्यालय में के भवन के ऊपर बड़े बड़े पेड़ जमे हुए थे, बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट नहीं थे, पेयजल की सुविधा नहीं थी, यानी ये बुनियादी चीजें थी। लाइब्रेरी और स्मार्ट क्लास की बात तो बहुत दूर थी। आधे से अधिक बालिकाएं ऐसी थी जो नंगे पैर स्कूल आती थी। बालकों में भी यह संख्या 40% के आसपास ऐसा था जो नंगे पैर स्कूल आते थे। यूनिफॉर्म बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं थी, तो एक यूनिफॉर्म मिलती भी थी तो वह सत्र समाप्त होने के बाद आ पाती थी। और उस समय मैंने इस बात को महसूस किया कि जिन बच्चों के प्रति हम लोग इतने लापरवाह हैं, यह केवल एक मासूम बच्चा नहीं है, वह हम अपने भविष्य के प्रति लापरवाह हैं। ये केवल प्रदेश का भविष्य नहीं बल्कि देश के भविष्य के प्रति हम इस प्रकार की लापरवाही अपना रहे हैं। और इसीलिए उस समय हमारी सरकार ने तय किया कि हर बच्चे को 2 यूनिफॉर्म मिलेंगे, बैग मिलेगा, बुक्स मिलेगा, जूते मोजे भी देंगे। और ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत सभी जनप्रतिनिधिगण, शिक्षा विभाग के अधिकारीगण, प्रशासनिक अधिकारियों ने, पुलिस अधिकारियों ने, पूर्व छात्रों ने मिलकर के एक एक विद्यालय को गोद लिया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि कुल 1,56,000 विद्यालयों में से 1,36,000 को ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत अब तक हम बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ स्मार्ट क्लास और अन्य सुविधाओं से आच्छादित कर चुके हैं।
जो शेष 20,000 इस विद्यालय बचे हैं उन्हें इस सत्र में हम लोग कुछ को गोद लेकर के, कुछ को राज्य के बजट से, कुछ को ग्राम प्रधान निधि से इन कार्यक्रमों से जोड़ने का कार्य हो रहा है। आप अनुमान कर सकते हैं, अब तो पाठ्यक्रम में भी काफी बदलाव आया है। एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम बेसिक शिक्षा परिषद अपना रहा है। मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों की उपस्थिति के साथ साथ शिक्षा विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति उसके साथ दर्ज हो रही है। निपुण भारत अभियान के अंतर्गत बच्चों के प्रत्येक विद्यालय को, प्रत्येक ब्लॉक विकासखंड को, प्रत्येक जनपद को निपुण विद्यालय, निपुण जनपद, निपुण ब्लॉक घोषित करने का एक प्रतिस्पर्धा, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई है। और शिक्षा के क्षेत्र में जब हम क्वालिटी देने की स्थिति में पहुंच चुके हैं, उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज तमाम कार्यक्रमों को यहां पर लॉन्च भी किया गया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, यहां पे निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण तो 5 बच्चों को हमने किया ही, साथ साथ यहां पर विद्या प्रवेश पर आधारित स्कूल रेडीनेस कैलेंडर एवं शिक्षक मैनुअल का भी यहां पर विमोचन अभी मंच के माध्यम से हुआ है। बालिकाओं को मिशन शक्ति के अंतर्गत रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण मॉड्यूल के विमोचन के साथ साथ इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी उद्घाटन का कार्यक्रम यहां पर संपन्न हुआ है। निपुण भारत अभियान के अंतर्गत छात्र छात्राओं को रिपोर्ट कार्ड भी यहां पर वितरण के ढेर सारे कार्यक्रम एक साथ यहां पर आयोजित हुए हैं। ये कार्यक्रम बताते हैं हम एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़े हैं और बेसिक शिक्षा परिषद और शिक्षा क्षेत्र में जो परिवर्तन हुए हैं, आप अनुमान करिए कि बेसिक और माध्यमिक शिक्षा में ही हम लोगों ने 1,60,000 शिक्षकों की तैनाती की, उनकी नियुक्ति दी, उन्हें फिर से शासकीय तैनाती दी। यानी 1,60,000 स्कूल ये बताते थे कि 1,60,000 शिक्षकों की तैनाती इस बात को प्रदर्शित करती है कि यहां पे इतने शिक्षक थे ही नहीं, और इनको वहां पर नियुक्ति पत्र देने के साथ जो कार्यक्रम आज आगे बढ़े हैं उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। और आज इसीलिए स्कूल चलो अभियान जब प्रारंभ हो रहा है, अगले 1 महीने तक ये कार्यक्रम चलेगा। इसमें हमारा दायित्व बनता है कि हर शिक्षक, हर प्रधानाचार्य, जिस ग्राम पंचायत में स्कूल है या जिस वार्ड में स्कूल है, वहां के सभी मानदंडों के साथ, ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान के साथ साथ उनकी पूरी पंचायत के साथ में बैठक करें, उनका सहयोग भी लें, अभिभावकों की भी बैठक लें। अच्छा होगा किसी दिन घर घर जाकर के एक एक घर की आप लोग स्क्रीनिंग करें, एक स्टडी भी करें ग्राम पंचायत की, किस ग्राम पंचायत में कितने घर हैं, इस ग्राम पंचायत में किस किस सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति में निवास करने वाले लोग हैं। फिर उनका एक डाटाबेस तैयार करिए और उस परिवार में कितने लोग हैं जो स्कूल पढ़ने वाले लोग हैं। विद्यालय के पास ये रिपोर्ट कार्ड अपना होना चाहिए अपनी ग्राम पंचायत का, और हो सके तो बेसिक शिक्षा परिषद इसका एक पोर्टल तैयार करे और प्रत्येक विद्यालय से लेकर अपने अपने गांव पंचायत में उन्होंने कितना वो रखा है, कितना डाटाबेस उन्होंने तैयार करके रखा हुआ है, क्योंकि यह आपके लिए तो महत्वपूर्ण होगा ही, एक शिक्षक के लिए भी अपने जिस परिवेश में वो कार्य कर रहा है वहां के सामाजिक, वहां की आर्थिक स्थितियों को अध्ययन करने का एक माध्यम बनेगा, एक केस स्टडी होगी उसकी उस स्थानीय स्तर पर। और फिर उससे आप तय करेंगे कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कितने बच्चे स्कूल जाने से वंचित हैं। जो स्कूल जाने से वंचित हैं, किन कारणों से वंचित हैं? जब उनकी फीस नहीं लग रही है, यूनिफॉर्म फ्री मिल रही है। अब तो हम 1,200 रुपए हर बच्चे को डीबीटी के माध्यम से दे रहे हैं।
प्रस्तुतकर्ता। एसी चाहिए वैल्यू प्लस आइए, वैल्यू प्लस रिश्ता विश्वास का। सह प्रायोजक प्रभुजी लच्छा, नेकी का हर दिन बने खास जब प्रभुजी लच्छा हो साथ। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। की व्यवस्था भी कर सके। समय से सारे कार्यक्रम आगे बढ़ने चाहिए, समयबद्ध तरीके से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। हम खेल कूद की प्रतिस्पर्धा भी कराते हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि कार्यक्रम हमें बाद में फिर नवंबर दिसंबर के दौरान छुट्टियों के आसपास इन कार्यक्रमों को हम कराएं। स्कूली स्तर पर सरकार ने इसलिए तय किया है कि हर ग्राम पंचायत में एक खेल का मैदान होगा और खेल के मैदान के लिए हमने जो स्थल तय किया है वो स्कूल के आसपास की जो भूमि होगी उसी को आरक्षित करके आवश्यकता पड़ती है तो हमने राजस्व विभाग से भी कहा है, जनपदों से भी कहा है कि उसके आसपास अगर आवश्यकता पड़ती है तो इंटरचेंज करके विद्यालय के नजदीक की भूमि को हम खेल के मैदान के रूप में, ओपन जिम के रूप में वहां पर यह व्यवस्था दें। और ये कार्यक्रम युद्ध स्तर पर प्रदेश भर में प्रारंभ हुआ है। बच्चों को खेलने कूदने के लिए सड़कों पर नहीं जाना पड़े, बल्कि स्कूल का अपना खेल का मैदान हो। जिस समय स्कूल चलेगा उस समय बच्चे उसका उपयोग करेंगे और शेष क्योंकि ग्राम प्रधान निधि का भी उपयोग उसमें होना है। जब विद्यालय बंद हो उस दौरान ग्राम पंचायत उसका उपयोग करे, गांव के बच्चे उसका उपयोग करें, सभी बच्चे खेलें कूदें, अपने सार्वजनिक कार्यक्रमों को भी इस मैदान में करें और उसको मेंटेन करने का कार्य भी करेंगे तो एक बड़ा अभियान पूरे प्रदेश भर में आगे बढ़ सकता है। और न केवल अच्छा पठन पाठन का माहौल विद्यालयों में बनेगा बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से भी ये बच्चे स्वस्थ होंगे। और यह कार्यक्रम राज्य स्तर पर प्रारंभ हो रहा है, इसलिए अगला एक माह आपकी जैसे बेसिक शिक्षा परिषद के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इसमें केवल बेसिक शिक्षा परिषद के जो सरकारी स्कूल हैं उन्हीं को नहीं जोड़ना है। हमारा प्रयास होना चाहिए बेसिक शिक्षा परिषद के शासकीय विद्यालयों के साथ साथ शासकीय प्राप्त और शासकीय यानी शासकीय सहायता प्राप्त निजी प्रबंध तंत्र के द्वारा संचालित और निजी प्रबंधन के द्वारा संचालित विद्यालयों को भी जोड़ना चाहिए। हमारा प्रयास होना चाहिए एक भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित न रहने पाए, उसे स्कूल लाना है, उसके अभिभावक को तैयार करना है और जिससे हम प्रदेश के अंदर साक्षरता की प्रतिशत को आने वाले समय में 100% कर सकें। यह 100% साक्षरता उत्तर प्रदेश की एक बड़ी पूंजी होगी। आने वाले समय में इस अभियान को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। कोई बच्चा अंगूठा क्यों टेकेगा? अपना हस्ताक्षर करे। कोई अपने घर आने वाले किसी पत्र को, किसी कागज को किसी दूसरे से क्यों पढ़ाएं? और स्वयं पढ़ने की आदत डालें, उसको सीखें, उसको सिखाया जाए, उस योग्य उसे बनाया जाए। इस शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी है और उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अगर हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें बहुत बड़ा कार्य होगा। और आज उसी कार्यक्रम का शुभारंभ स्कूल चलो अभियान के माध्यम से यहां प्रारंभ हो रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि आज इन सभी बच्चों के साथ यहां पर संवाद करने का एक अवसर मुझे इस अवसर पर प्राप्त हुआ है। और इसी कार्यक्रम की दूसरी कड़ी है संचारी रोग नियंत्रण का कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश 9 क्लाइमेटिक जोन का प्रदेश है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बीमारी भी आती है। अगर आप देखेंगे कुशीनगर, गोरखपुर से लेकर के और नेपाल की तराई से लेकर सहारनपुर तक के क्षेत्र में मस्तिष्क ज्वर का कहर कभी इस क्षेत्र में हजारों बच्चों को हर वर्ष निगल देता था।
1 वर्ष से 15 वर्ष तक के बच्चे इसकी चपेट में आते थे। एक बड़ा भारी वहां पर लोगों के मन में भय और दहशत का माहौल पैदा होता था जुलाई से लेकर नवंबर दिसंबर तक। तो वाराणसी और उसके आसपास के क्षेत्र में हम देखते थे कालाजार फैलता था। बरेली और उसके आसपास के क्षेत्र में मलेरिया, बरेली, बदायूं और उसके आसपास के क्षेत्र में, लखनऊ, कानपुर से लेकर के मथुरा तक हमें डेंगू का कहर भी देखने को मिलता था।